पिछले वीडियो में हमने जाना यॉन्ग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, ये दो टॉपिक पे हमने चर्चा किया। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पॉइसन अनुपात भी कहते हैं और पॉइसन रेशियो हिंदी अंग्रेजी में कह सकते हैं। एनसीईआरटी इसे पियासो अनुपात कहता है। अब आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पॉइसन अनुपात या पॉइसन रेशियो क्या होता है। तो इसके लिए हम एक वायर लेते हैं और मान लीजिए वायर का जो डायमीटर है मतलब व्यास वो d है। इसका जो लेंथ है लंबाई वो मान लीजिए कि l है। अब इस पर हम एक टेंसिल फोर्स अप्लाई करते हैं, खींचते हैं इसको। जैसे ही तार पे टेंसिल फोर्स अप्लाई करेंगे तो तार थोड़ा सा पतला हो जाएगा और तार थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लंबाई में वृद्धि होगा और इसके डायमीटर में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो इस केस में मान लीजिए कि डायमीटर में डेल डी की कमी आ गई, मतलब अब ये थोड़ा सा पहले से थोड़ा पतला हो गया। अब इसका जो डायमीटर है दोनों तरफ से मिला के जितना भी पार्शियल या जितनी भी कमी आई है ना, वो मान लेंगे डेल डी होगा। और इसके लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हो गई और उस वृद्धि को हम, उस इंक्रीमेंट को हम डेल एल से शो कर लेते हैं। तो लंबाई में डेल एल की वृद्धि हुई और डायमीटर में डेल एल की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, लॉस हुआ। पॉइसन रेशियो क्या कहता है, कहता है कि डेल डी और बाई डी, मतलब व्यास में जो कमी आई है वो और पूरा जितना व्यास था वो, उन दोनों के अनुपात को वो पार्श्विक विकृति कहता है। क्या कहता है, पार्श्विक विकृति, यानी द रेशियो ऑफ डेल एल एंड डी डायमीटर इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन, मतलब पार्श्विक विकृति। ठीक है, और लंबाई में जो कमी आई है उसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डेल एल बाई एल को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। इससे तो पहले से परिचित है, इसको अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, पॉइसन रेशियो कहता है कि इन दोनों का अनुपात, यानी कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो ही कहलाता है पॉइसन अनुपात या पॉइसन रेशियो। ठीक है, तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू longitudinal strain is defined as Poisson's ratio। ठीक है, हम हिंदी में ऐसा कह सकते हैं कि पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात पॉइसन अनुपात कहलाता है, पॉइसन अनुपात कहलाता है। तो इस तरह से अगर हम इसको लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइसन्स रेशियो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। उसको सिंबलाइज किया जाए तो पॉइसन रेशियो को हम शो कर लेंगे किससे। वैसे एनसीईआरटी में इसको शो करने के लिए कुछ दिया नहीं हुआ है, लेकिन हम इसको रो से शो कर लेते हैं, ये सिग्मा से हम शो कर लेते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू डेल डी बाई डी होल बाई डेल एल बाई एल, ऐसा लिख लेंगे। तो आप ऐसा भी शो कर सकते हैं, और यदि अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें तो ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा। तो इस स्थिति में हम ये कहेंगे, या यूँ कह सकते हैं डेल डी बाई डी, डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे और
न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी इसको पलट लेंगे। ये डिवाइड है ना, यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे और इसको जो है पलट लेते हैं। तो ये हो जाएगा डेल डी बाई डेल एल लिख सकते हैं, डेल डी बाई डेल एल लिख सकते हैं, और एल बाई क्या लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। तो आप यूँ लिख लीजिए डेल डी बाई डी इंटू एल बाई डेल एल, ऐसा भी लिखा जा सकता है। डी को डी के साथ ही रहने दीजिए और ये इस रेशियो को चेंज कर लीजिए। जहाँ डेल एल बाई एल था वहाँ हमने क्या लिख दिया हो, एल बाई डेल एल। तो आप ये दो इक्वेशन किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो यही है पॉइसन रेशियो, ठीक है। तो अभी पॉइसन रेशियो के बाद हम पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए कि किसी वायर को हम टेंसिल फोर्स लगा के खींचते हैं या कंप्रेसिव फोर्स लगा करके उसको कंप्रेस करते हैं, दोनों ही स्थितियों में जितनी एनर्जी इसको दी जाएगी वो एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये जानेंगे कि तनित तार में, किसी ताने गए तार में प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी भी वस्तु को एनर्जी दिया जाता है तो वो एनर्जी वो ऑब्जर्व कर लेता है, वो अपने पास रख लेता है, ठीक है। तो इस एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अभी हम पोटेंशियल एनर्जी, इसी वायर के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट करेंगे। तनित तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। इन ए स्ट्रेच वायर, किसी वायर में हम अगर टेंसिल फोर्स लगाते हैं, तनन बल लगाते हैं, तो तनन बल लगाने के बाद मान लीजिए कि उसकी लंबाई L जो है उसमें थोड़ी वृद्धि हो जाती है L की, मतलब जो वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, उसको हम L से शो कर रहे हैं। और मूल जो लंबाई, ओरिजिनल लंबाई जिसको बोलते हैं, ओरिजिनल लंबाई L है, L से शो कर रहे हैं, कैपिटल L से शो कर रहे हैं। तो यंग मॉडुलस के अनुसार, या यंग मॉडुलस जो वायर का यंग मॉडुलस होगा या यंग गुणांक होगा, वो होगा y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेस होता है F बाई ए के, F बाई ए के क्या होता है, स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेन होता है L बाई L हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है, L हुई है, और इसकी ओरिजिनल जो लंबाई है या मूल लंबाई है वो L है, तो L लिख लेंगे। अब इसमें दरअसल हम करने क्या वाले हैं कि जितना टेंसिल फोर्स लगाया गया है उस टेंसिल फोर्स को हम अलग निकाल लेने वाले हैं, क्योंकि हमें ज्ञात करना एनर्जी। तो एनर्जी के लिए हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा वर्क। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वर्क, क्योंकि जितना हम कार्य किसी वस्तु पर करते हैं वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अब वर्क के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, कोई भी काम करने के लिए बल चाहिए ना। तो इसलिए हमने यंग मॉडुलस इसमें लिया हुआ है कि एक तो यंग मॉडुलस इसमें इंक्लूड भी हो जाएगा और दूसरा इसमें से फोर्स अलग निकाल भी लिया जाएगा। और फोर्स निकाल लेने के बाद जितना इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल निकाल लेंगे और विस्थापन यानी जितनी लंबाई में वृद्धि हुई है उससे गुणा कर देंगे, तो बल और विस्थापन का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा। और उसी कार्य को क्या मान लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मान लेंगे। समझ में आया। तो यही हम करने वाले हैं। तो इसमें से हमें फोर्स को फाइंड आउट करना है। फोर्स इधर ही रहने देंगे, पहले इसको ट्रांसपोज करेंगे। इधर ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, L बाई एल होगा। और ये इधर फिर डिवाइड में है, बाकी अगर इसके चले जाने के बाद ये डिवाइड में बचेगा, फिर इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में होगा ना। तो यहाँ ये हो जाएगा इंटू L बाई एल, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्स। इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फोर्स और इंक्रीमेंट कर देंगे, थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा देंगे। इतना बढ़ा देंगे कि फोर्स में उतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन इसकी लंबाई में dl का फ़र्क पड़ जाए। बहुत सूक्ष्म लंबाई, बहुत सूक्ष्म लंबाई। सूक्ष्म लंबाई का मतलब ये टेंस कर रहा हो जीरो की तरफ, इतना कम हो जो जीरो की तरफ प्रवृत्त हो, जो जीरो की तरफ जा रहा हो। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं, यानी कि इस फोर्स के द्वारा थोड़ी सी और लंबाई बढ़ जाती है, तो हम ये कहेंगे नाउ
मतलब थोड़ी सी और वृद्धि करने के लिए। और कितनी वृद्धि? डेल एल की, इतनी वृद्धि कि वो जीरो के बहुत नज़दीक हो, इतना कम वृद्धि, ठीक है। इन्फिनिटेसिमल मतलब जो मैंने कहा डेल एल बहुत छोटा है ना, तो उसको इन्फिनिटेसिमल कहा जाता है। इन्फिनिटेसिमल स्मॉल लेंथ डेल एल, वर्क डन मतलब थोड़ी सी और वृद्धि डेल एल कर देने के बाद कितना कार्य करना पड़ा, तो कार्य को भी लिखेंगे, कार्य भी तो थोड़ा ही होगा ना, जब बल कम लगेगा तो कार्य भी कम होगा, ठीक है। बल या फिर वो क्या कहते हैं, डिस्टेंस कम होगा तो कार्य भी कम होगा। तो हो जाएगा ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एल, एफ इंटू डी एल। यहाँ हम वेक्टर नहीं ले रहे हैं दोनों में से कोई भी, क्योंकि आप ये जानते हैं ये लेंथ भी वेक्टर में लिया जाता है और ये भी वेक्टर में लिया जाता है और दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट लगाया जाता है, ठीक है। तो हम ना इसको वेक्टर में लिख रहे हैं ना इसको वेक्टर में लिख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्रॉस भी लिख पा रहे हैं। आ रहा समझ में? अब इसको इक्वेशन मान लीजिए 2, ठीक है। इक्वेशन 2 मानने के बाद से लिखिए बाई इक्वेशन 1 मतलब समीकरण 1 के द्वारा, एंड 2 भी लिख लीजिए। इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट मतलब समीकरण 1 और 2 के द्वारा हमें प्राप्त होता है डी डब्ल्यू या डेल डब्ल्यू है ना, डिफरेंशियल डब्ल्यू, ये बहुत छोटी राशि है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा एफ का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से, हम उसको यहाँ पुट कर लेंगे, रख लेंगे मान को। तो यहाँ हो जाएगा वाई ए इंटू एल बाई एल इंटू डी एल ऐसा रख लेंगे। अब यदि मान लें कि ये मैक्सिमम वृद्धि है, इस टेंसिल फोर्स द्वारा मैक्सिमम वृद्धि है और ये मिनिमम वृद्धि है, तो इस मैक्सिमम वृद्धि और मिनिमम वृद्धि को लेकर के और हम एक डेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे दोनों साइडों का। दोनों साइडों का क्या करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रल। किस वैल्यू पे? एल इज इक्वल टू 0, दो वैल्यू ले लेंगे, एल इज इक्वल टू 0 एंड एल इज इक्वल टू एल लिखेंगे फॉर एल इज इक्वल टू 0 एंड एल इज इक्वल टू एल, यानी मिनिमम वैल्यू जो है 0 लेकर के एल का और मैक्सिमम वैल्यू एल लेकर के। एल इज इक्वल टू 0 और एल इज इक्वल टू एल के लिए हम बोथ साइड टेकिंग बोथ साइड्स वी हैव मतलब दोनों पक्षों में परिमित और समाकलन करने पर दोनों पक्षों का, और परिमित समाकलन किनके किनके बीच करना है? L इज इक्वल टू 0 टू L इज इक्वल टू L के लिए। तो कितना हो जाएगा? जब इधर समाकलन करेंगे तो W हो जाएगा, कितना होगा? W होगा। और इधर जब समाकलन करेंगे तो आप समझिएगा कि ये कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है ना। एरिया कैसे कांस्टेंट है? जब खींचेंगे तो डायमीटर कम होगा, डायमीटर कम होगा तो एरिया कैसे कांस्टेंट रहेगा? रहेगा कांस्टेंट? नहीं रहेगा। तो हम किसके सापेक्ष? L के सापेक्ष फाइंड आउट कर रहे हैं इंटीग्रल। तो यहाँ हो जाएगा पहले लिख लेते हैं 0 L, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। पहले इंटीग्रल हमने लिख लिया और यहाँ L के सापेक्ष हम ये समाकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें जो है इन सारे क्वांटिटी को हम बाहर निकाल लेंगे। कहाँ रख लेंगे? बाहर रख लेंगे। L के साथ L का ही इंटीग्रल निकाल रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। तो इनको थोड़ी देर के लिए मान लेना है, उस कंडीशन में इन दोनों को कांस्टेंट, इन सबको कांस्टेंट मान के और इसको बाहर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0 टू L, पहले इसको बाहर तो लिख लें, वाई ए बाई एल और 0 इंटीग्रल ऑफ 0 टू L, इंटीग्रल ऑफ L डी एल एट 0 टू L, 0 टू L पे हम इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करते तो आपको पता है कि अगर यहाँ L है और L के सापेक्ष अगर इंटीग्रल निकालना है तो कितना हो जाएगा? 1/2 L स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हाफ L स्क्वायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके घात को हम यहाँ रखते हैं, बाई में 1/1 और +1 एक और ऐड कर देते हैं और इस चर पे भी हम एक और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना ये इंटीग्रल का? अब इंटीग्रल तो 11th वाले जानते नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी जो है, अभी यहाँ जो ये क्या है, ये इंटीग्रल क्या होता है, ये आपको 12th में मिलेगा।
तो अभी हम इस पे ज़्यादा डिस्कशन ना करें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको पूरी तरह से कैलकुलेट ही कर लेते हैं, है ना, कैलकुलेट करके हम लिख लेते हैं कि अगर इंटीग्रल करें तो एटलीस्ट हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा हाफ, इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा हाफ एल स्क्वायर। तो हाफ एल स्क्वायर को लिख लेंगे और y इंटू ए, है ना, इंटू एल बाई एल स्क्वायर लिख लेंगे। और अब बाकी क्या है, एल भी है तो बाई एल भी कर लेंगे। तो एटलीस्ट इन सबको कैलकुलेट करने के बाद आता है हाफ y इंटू ए इंटू एल स्क्वायर बाई एल। अब प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं w इज इक्वल टू हाफ y इंटू ए। एरिया को हम यहाँ वॉल्यूम बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम बनाने वाले हैं। तो वॉल्यूम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई बराबर क्या हो जाता है, वॉल्यूम यानी आयतन हो जाता है। क्या हो जाता है, आयतन। तो हमने L से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब L से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें बाई में भी L लिखना पड़ेगा, इंटू एल स्क्वायर पहले से था, एक बाई में पहले से L है, एक और L लिख देंगे ताकि ऊपर नीचे दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह L लग गया। ठीक है, तो बैलेंस बराबर हो गया। अभी यहाँ एक और L लिख देने से एल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। पहले एक L था, एक और L लग गया तो एल स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर हो गया। टोटल हमने क्वांटिटी लिख लिया, W इज इक्वल टू हाफ इंटू ये हो जाएगा वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। इस वॉल्यूम को कौन सा वॉल्यूम कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ वायर कहेंगे। क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ वायर। वाई तो इसमें लिखा है, अच्छा लिख दिया है, इंटू वाई इंटू भी यानी कि तार का आयतन, और यहाँ इंटू कर देंगे L बाई एल पर होल स्क्वायर। यहाँ या करके लिख सकते हैं 1/2 गुणे यंग गुणांक यानी यंग मॉडुलस इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर इंटू, अब L बाई एल क्या है, लंबाई में वृद्धि और बटे ओरिजिनल लंबाई, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं ना। तो यहाँ हो जाएगा स्ट्रेन, STRAIN स्ट्रेन, और यहाँ होल स्क्वायर है तो क्या दे देंगे, होल स्क्वायर। ये आपका हो गया वर्क डन, किया गया कार्य, इसको कृत कार्य भी कहते हैं। अब यही किया गया कार्य चूँकि वायर में स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो लिखेंगे हैंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वायर, मतलब यहाँ लिख सकते हैं सिंस the work done is stored in the wire at या as a potential energy, so the potential energy U is equal to half into Young modulus into volume of wire into strain whole square of strain। ठीक है, अब यदि मान लें कि ये वॉल्यूम ऑफ वायर जो है पर यूनिट वॉल्यूम हो, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये प्रति एकांक आयतन हो, इसको हटा लेते हैं तो प्रति एकांक आयतन वाले एनर्जी को हम स्मॉल लेटर के U से शो करें तो U इज इक्वल टू हाफ। अब यदि हम मान लें कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट एट लिखेंगे एट पर यूनिट वॉल्यूम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो पर यूनिट के लिए इसका मान 1 हो जाता है, 1 हो जाएगा तो फिर इसको हटा लेंगे। अब यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। तो हम यहाँ यंग मॉडुलस को स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लिख दें, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन लिख दें, और पहले से स्ट्रेन है तो स्ट्रेन को हम किससे शो करते हैं, सिग्मा से, एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन का स्क्वायर होगा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू यानी पर, तो छूट गया है, पर यूनिट कर रहे हैं ना, पर यूनिट का मान 1 हो जाएगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू सिग्मा, और एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, एक एप्सिलॉन कट जाएगा, एक एप्सिलॉन बढ़ जाएगा एप्सिलॉन। तो ये हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसमें यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को दुविधा हो सकता है, और उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको इंटीग्रल पढ़ना पड़ेगा, समाकलन पढ़ना पड़ेगा, और समाकलन के बिना ये संभव नहीं है। ठीक
ठीक है। तो ये कैलकुलेशन अब आप रट्टा मार के ही कर सकते हैं, मतलब इतना होता है, बस ऐसे लिख लेंगे। बाकी कैलकुलेशन वो सिंपल मैथमेटिकल ये कैलकुलेशन है, वो तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज निकाला, फाइंड आउट किया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेस्ड वायर, यानी किसी खींचे हुए या तने हुए तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और वो एटलीस्ट अगर पर यूनिट वॉल्यूम पे, यानी कि एकांक आयतन पे, यानी आयतन एक हो, 1 घन सेंटीमीटर हो जाए, 1 घन मीटर हो जाए, ठीक है। एकांक होना चाहिए, यूनिट चाहे कुछ भी हो, मतलब एकांक उसका किसी विशेष यूनिट पर उसका पूरा मेजरमेंट है ना, मेजर 1 होना चाहिए। तो एकांक यूनिट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड आउट करते हैं तो U = ½ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक है, ये होता है। और अगर एकांक पे नहीं करना है तो ये है ही, समझ रहे ना, जहाँ वॉल्यूम भी दिया हुआ है वहाँ ये फाइंड आउट कर, इससे हम ये क्या कर देंगे, इसको अप्लाई करेंगे, और जहाँ पर यूनिट वॉल्यूम दे दिया हुआ है उसके लिए हम ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है ना। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।